हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है मनीष और मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। फ़िज़िक्स का मैं फैकल्टी हूँ और आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 7 से 8 मार्क्स का पूछता है और उससे एक या दो डेरिवेशन, कम से कम एक डेरिवेशन तो आता ही है। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो शुरुआत में ही हम लोग पढ़ते हैं वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए आपको इस लॉ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आएगा। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है वो आपको आने वाले समय में दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज इसको हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो देखें, कूलम्ब्स लॉ को हम लोग दूसरे नाम से हम लोग इसको कूलम्ब्स लॉ, और ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये एक्चुअली चार्ज कूलम के द्वारा ये लॉ दिया गया था। इसके अनुसार होता क्या है, क्योंकि इस कूलम्ब्स लॉ में मेनली हम लोग देखेंगे कि दो चार्ज के बीच फोर्स क्या होता है। ठीक है, और उस फोर्स का नाम बहुत है, जैसे कि उसको कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो चार्ज हो, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई हमारा पॉइंट चार्ज है Q, लेट अस सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहाँ पे भी कोई पॉइंट चार्ज है दूसरा Q। समझिएगा ध्यान से, इसको Q1 कह देते हैं, इसको Q2 कह देते हैं। अगर इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस R हो, ठीक है, इन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस R हो, व्हाट डज दिस कूलम्ब्स लॉ सेज? कूलम्ब्स लॉ सेज the force between these two charges, the force between these two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, is directly proportional to the product of magnitude of charges and is inversely proportional to the square of distance between them। और ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या दिखेगा, Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना होगा किसी भी हालत में। तो हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक तरीका अपनाएंगे कि किसी एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अगर हम एक कांस्टेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल टू में तब्दील हो जाएगा। तो हम लोग उसी को यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K, और इसे हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस K? K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। K इज अ कूलम्ब्स कांस्टेंट। K को हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। और K का एक स्पेशल वैल्यू होता है, K का स्पेशल वैल्यू होता है और वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आप यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए ये फोर्स है, तो फोर्स के लिए यूनिट क्या होगा बताइए, न्यूटन, और ये आर स्क्वायर है मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 मतलब कि चार्ज का स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, हम फिर से बताते हैं। देखें आप लोग, ये क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें K के लिए इक्वेशन लिखना है, तो K के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इस F को R से इंटू कर दीजिए, F आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। तो अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर
और ये Q1 इंटू Q2, मतलब Q1 का वैल्यू क्या है, कूलम इंटू कूलम, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब इसके हम लोग आगे समझते हैं कि आगे क्या होगा। K का वैल्यू देखते हैं, जैसा कि आपने देखा कि K का वैल्यू ये है, लेकिन K का एक और वैल्यू है जिसे कि हमें समझना है, वो क्या है। जैसा कि आपने देखा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो K का वैल्यू होता है ये एक्चुअली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होता है, एप्सिलॉन। इसी का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब व्हाट इज दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहेंगे। समझ में आया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ये किसी अदर मीडियम के लिए है, इसके लिए किसी अदर मीडियम के लिए अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड एयर, वैक्यूम और एयर को छोड़ के ये उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहेंगे। इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। अब सवाल ये है कि अगर वैक्यूम रहेगा या फिर एयर रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम जो K का वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। क्लियर है, समझ में आया सभी को। तो इस तरीके से हम K के वैल्यू को यहाँ पे समझेंगे। क्लियर है। चलिए अब आपको आगे हम कुछ और भी बात बताते हैं। इतना तक आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। अब अगर आप इसको सही तरीके से लिखना चाहें, मान लिया जाए कि आप दोनों चार्ज को एयर में रखे हुए हैं, दोनों चार्ज को एयर या फिर वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उस दौरान दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उस फोर्स का वैल्यू। देखें आप लोग ध्यान से एकदम, यहाँ हम लोग लिखेंगे इफ चार्जेस आर इन द एयर और वैक्यूम, चार्ज जो है वो एयर और वैक्यूम में रहे तो हमारा जो फोर्स होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। समझ में आया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई Q2 इंटू आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, आपको हम बिल्कुल उसी समय आपको हम जवाब देंगे। ठीक है, आई होप हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कब होगा, व्हेन द चार्जेस आर इन एयर और वैक्यूम, मतलब जिसका जो मीडियम है वो क्या होगा, या तो एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए और भी आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो आपको समझ में आ गया। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। आप लोग आगे पढ़ेंगे आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी, और इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर। Relative permittivity can be defined as the ratio of electrical permittivity in any medium by electrical permittivity in space or vacuum or air. ठीक है, this relative permittivity can be defined as permittivity, ध्यान रहे ये electrical permittivity है, permittivity in any medium by
परमिटिविटी इन स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन आर होगा, तो परमिटिविटी इन एनी मीडियम को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? एप्सिलॉन से, सिंपली एप्सिलॉन, और इन एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो हमारा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी हो गया, और ये जो एप्सिलॉन होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इंटू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं और इससे हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो फोर्स का वैल्यू होता है वो, अगर किसी हम मीडियम का बात करें, इन एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम का बात करें तो हमारा जो फोर्स का वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इस एप्सिलॉन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इस एप्सिलॉन के बारे में हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/एप्सिलॉन आर। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें कि यहाँ हमें प्रॉब्लम है, तो आपको इस प्रॉब्लम को बताया जाएगा। तो अभी तक आप यहीं तक समझे, यहीं तक हम बताते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो आपको इससे आगे और समझाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इससे प्रॉब्लम्स को बनाया जाए, इस टाइप के थ्योरी से कैसा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इनिशियल टॉपिक है, और चूँकि आगे का जो भी चीज़ है वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर हालत में हमें इसके बारे में समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।